एचडीपी फर्स्ट ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया लेसन का नया टॉपिक, जिसका नाम है कि पालतू पशुओं में प्रकार की आवास व्यवस्था। कि जो पालतू पशु हम पालते हैं उनको किस प्रकार की आवास व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छी जो क्वालिटी की आवास व्यवस्था देते हैं उसके क्या लाभ हैं और आवास व्यवस्था कितने प्रकार से की जा सकती है और प्रति पशु के लिए आवास व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका पॉइंट है कि पालतू पशुओं को आवास व्यवस्था के लाभ या हम कह सकते हैं उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य निम्न हैं, जैसे पशुओं को विकास व उनको स्वस्थ रखने के लिए हम आवास व्यवस्था करते हैं। दूसरा लाभ है आपका कि पशुओं को प्रतिकूल अथवा खराब मौसम जैसे अधिक तेज धूप, अधिक वर्षा, अधिक ठंड आदि से बचाया जा सकता है। पशुओं की मृत्यु दर कम की जा सकती है और पशुओं को चोरी या मांसाहारी जंगली जानवरों से बचाया जा सकता है और मौसमी बीमारियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की रोग हैं उनसे बचाया जा सकता है पशु को। तो ये आपके लगभग 5-6 प्रकार के लाभ हैं। अब है आपका दूसरा पॉइंट कि एक अच्छे आदर्श पशुओं के लिए आवास के लिए कौन कौन सी सामान्य जानकारी होना जरूरी है। तो इस आवास व्यवस्था या सामान्य जानकारी के लिए हमने 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्थान का वर्ग या पानी। दूसरा भाग है आपका भवन निर्माण की जमीन। तीसरा है वर्षा यानी जो लाभ क्या है इसके। तीसरा है आपके लाभ और दूसरा है वांछित लक्षण। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ ज़रूरी है कि जिस आवास को अच्छा बनाना है उसकी मिट्टी किस प्रकार होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए जिसमें हरा चारा आसानी से उगाया जा सकता है। तो उपजाऊ मिट्टी होगी तो उसके लाभ क्या हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े होंगे, उनसे बचाव मिलेगा। इसी तरह सूर्य का प्रकाश। तो इसके वांछित लक्षण हैं कि पशुशाला की फर्श पर सीधी रोशनी पड़नी चाहिए। अब पशुशाला पर जो सीधी रोशनी पड़ेगी तो उसके लाभ क्या है कि पशुशाला में नमी नहीं रहेगी और परजीवी पैदा नहीं होंगे और विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में पूर्ति होगी। एक नोट के माध्यम से कि जो सूर्य का प्रकाश है तब अच्छी प्रकार से पहुंचेगा जब भवन निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा में होगा, तभी सूर्य की रोशनी अच्छी पहुंचेगी और उसका दरवाज़ा उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। अगला है बाजार, यानी बाजार पास में ही होना चाहिए ताकि दुग्ध या प्रोडक्ट जो आपका है वो आसानी से बिक सके और उच्चतम मूल्य ले सकें। बिजली व्यवस्था होनी चाहिए। भवन निर्माण के लिए
पशुओं की संख्या आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये आपके 8-10 पॉइंट हैं जो सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब है आपका अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि पशु आवास के प्रकार, यानी जो उच्चतम क्वालिटी का पशु आवास की व्यवस्था है वो कितने प्रकार से की जा सकती है। तो पशु आवास को हमने 2 भागों में बांटा गया है, एक है खुला आवास, दूसरा है बंद आवास। खुला आवास को हम इंग्लिश में कहते हैं लूज हाउसिंग सिस्टम और बंद आवास को कहते हैं कन्वेंटिनेशन हाउसिंग सिस्टम, जिसको कहते हैं बंद आवास। तो बंद आवास को हमने 2 प्रकार से और बांटा गया है, सिंगल रो सिस्टम यानी एक पंक्ति प्रणाली, दूसरा है डबल रो सिस्टम, 2 पंक्ति प्रणाली। अब डबल रो पंक्ति प्रणाली है या दोहरी पंक्ति प्रणाली है, इसको भी हमने 2 प्रकारों में या 2 भागों में बांटा गया है, टेल टू टेल सिस्टम और फेस टू फेस सिस्टम। तो गोवंश के लिए जो भवनों का प्रकार है, जैसे पहले पढ़ा था हमने खुला आवास यानी लूज हाउसिंग सिस्टम, तो इसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि इस प्रकार की आवास व्यवस्था में पशु दुग्ध दोहने के समय व इलाज करने के समय ही बाड़े में स्वतंत्र समय अलावा बाड़े में स्वतंत्र फिरता रहता है। यानी जब पशु का दूध निकालना है या पशु का इलाज करना है तभी पशु को बंद जगह में लाया जा सकता नहीं, अन्यथा पशु खुले आवास की तरह रहते हैं। इस आवास में पशु को विपरीत परिस्थितियों में सामना करना पड़ता है, जैसे वर्षा, सर्दी, गर्मी। खुला आवास में पशु को रखने के आयाम है कि पशु को चरने का स्थान, चारा भंडार का स्थान, यानी जहाँ पर पशु का चारा होता है वहाँ पर पशु को चराया जाता है खुले आवास में। दूसरा है बिछावन क्षेत्र, तीसरा है पशु को खड़ा रहने का क्षेत्र, दुग्ध मिल्किंग एरिया यानी जब दूध निकालते हैं वहाँ पर पशु को इकट्ठा कर लिया जाता है। पानी का स्थान, खुला घूमने फिरने का क्षेत्र, इसको हम ओपन लोफिंग एरिया भी कहते हैं। और पशु को दुग्ध दोहन से पहले रखने का स्थान, मादा पशु का ब्याने का स्थान, बछड़े बछड़ियों के लिए स्थान, जिसको काल्फ पेन कहते हैं। तो इस प्रकार की खुले आवास में व्यवस्था होती है। अब एक नोट के माध्यम से समझाया गया है कि इस प्रकार की आवास व्यवस्था में फार्म का बाह्य दीवार 5 फीट ऊंचा होना बहुत जरूरी है। अब आपका अगला पॉइंट है कि पशुओं का खुला में पालने के लिए आवश्यक आयाम के बारे में जानकारी। कैटल शेड यह वह स्थान होता है जहां विशेष परिस्थितियों में काम लेते हैं। मानगर या ढान, इसमें पशु के चरने के लिए 2 से 2.5 फुट चौड़ा और 20 से 24 इंच लंबा ढान प्रति गाय के लिए उत्तर दिशा की दीवार में होना चाहिए।
पानी पीने की नाली 10 से 12 इंच चौड़ी होनी चाहिए। कालवे शेड यानी पशु का आवास गृह एक तरफ होता है तथा पूर्ण रूप से 10x15 का कवर्ड स्पेस होना जरूरी है। काल्विंग बॉक्स गाय के प्रसव के समय अथवा बीमारी के समय अलग रखने के लिए काल्विंग बॉक्स होना चाहिए। होल्डिंग स्पेस यह वह स्थान है जहां पशु को दुग्ध होने से पहले अथवा बीमार होता है कुछ समय के लिए रखा जाता है। इसका क्षेत्र 10x12 अथवा 10x15 प्रति गाय होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट आपकी यह चीज़ है कि लूज हाउसिंग सिस्टम पशु की किस्म के प्रति पशु के हिसाब से स्थान क्षेत्रफल, जैसे गाय है उसके लिए ढका हुआ क्षेत्र या कवर क्षेत्र 20 से 30 स्क्वायर फीट होना चाहिए। खुला क्षेत्र 80 से 100 स्क्वायर फीट। भैंस के लिए 25 से 35 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया होना चाहिए और खुला एरिया 80 से 100 वर्ग फीट 100 स्क्वायर फीट। और सांड जिसको हम बैल कहते हैं उसके लिए 120 से 140 कवर्ड एरिया होना चाहिए और खुला क्षेत्र 200 से 250 स्क्वायर फीट होना चाहिए। खुला आवास के लाभ कि पशु को खुले स्थान पर घूमने फिरने, चारा पानी आदि की स्वतंत्रता होती है। पशु के रख रखाव में खर्चा कम आता है। पशु को चोट आदि लगने की संभावना कम होती है। मादा पशु के ताब में आने पर उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। अब है इसकी हानि कि इस पद्धति में पशु बंद आवास की तुलना में ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। सभी पशु एक जगह चारा खाते हैं, पानी पीते हैं तो संक्रमण बीमारी का डर रहता है। प्रत्येक पशु को अलग से ध्यान रखने की दिक्कत होती है। तो ये आपके हो गए खुले आवास व्यवस्था की जानकारी। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में बंद आवास की जानकारी। तो बंद आवास को भी हमने 2 भागों में बांटा है, सिंगल रो और डबल रो सिस्टम। और फिर डबल रो सिस्टम को 2 भागों में बांटा है, टेल टू टेल और फेस टू फेस। तो इसकी जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।